everyone, myself Arun Gautam. Welcome to अभिजात क्लासेज। और लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो देखा था वो प्लांट फिजियोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर था, जिसको हम बोल सकते हैं कि जल अवशोषण व जल का रसारोहण। उसमें हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन देखा था और ये पता लगाया था कि जो जल है मृदा में पाया जाता है वो कितने प्रकार का होता है। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कि जो वनस्पति है यानी जो प्लांट्स है, अलग अलग टाइप के जो पादप है, वो कौन से ऑर्गन के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, जिनमें हम लोगों ने थैलोफाइट्स के बारे में बात की थी, ब्रायोफाइट्स के बारे में बात की थी और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे कि जो एंजियोस्पर्म है, आवर्तबीजी पादप है, या हम बोल सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो अनावृतबीजी है जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स हैं, उनमें जल अवशोषण का कार्य कौन करता है। तो हम लोगों ने कल कहा था कि वो परिपक्व प्रकार के पादप होते हैं जिनमें एक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कौन सा सिस्टम, रूट सिस्टम, मूल तंत्र। तो आज हम लोग पार्ट ऑफ रूट सिस्टम के ही बारे में बात करेंगे कि जो मूल तंत्र है उसके कौन कौन से पार्ट हैं। क्लियर? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मूल तंत्र के मुख्यतः 5 पार्ट है। कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट पे है रूट कैप। कौन सा है? रूट कैप। क्लियर? नंबर सेकंड पर है रूट अपेक्स। रूट अपेक्स। नंबर थर्ड पर है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन या इलोंगेशन जोन भी बोल सकते हैं। नंबर फोर्थ पर आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वन वाला। और लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है रूट हेयर, मूल रोम। कौन से हैं? मूल रोम। एक एक के बारे में बात करते हैं। इनको समझने से पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पानी का ग्लास देखा है? सबने देखा है। ऊपर से विड्थ ज्यादा होती है और नीचे से विड्थ थोड़ी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ये हमारे पास रूट सिस्टम तैयार है, इसका मेन ढांचा तैयार हो गया। अब नीचे की साइड के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप। हिंदी में बोलते हैं इसको मूल गोप। क्या बोलते हैं? मूल गोप। यानी हम कहेंगे कि जड़ तो यहीं तक थी, मूल तो यहीं तक थी, ये आगे जो संरचना बनाई है हम लोगों ने, आगे की साइड में ये जो संरचना बनाई है, ये एक प्रकार की कैप है, एक प्रकार का आवरण है। ये क्या काम करता है? तो हम कह रहे हैं कि जो जड़ होती है, रूट होती है, वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, अर्थात वो नीचे की ओर क्या करती है? वृद्धि करती है। अब जब नीचे की तरफ जाएगी तो मृदा के कणों से उसका फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो हो सकता है कि रूट की जो सेल्स है वो डैमेज हो जाए, वो रूट की या जो मूल की कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो सकती है, उनको हानि हो सकती है। इसलिए जड़ को घर्षण से बचाने के लिए आगे क्या पाया जाता है? रूट कैप पाया जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद में अपन कहेंगे कि रूट कैप के जस्ट पीछे एकदम छोटे से एरिया में, यहां वाले एरिया में रूट अपेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रूट अपेक्स, या हम लोग इसको मेरिस्टेमेटिक जोन भी बोल सकते हैं। कौन सा जोन बोल सकते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन, या हिंदी में अपन बोले इसको तो हम बोल सकते हैं विभज्योतकी क्षेत्र। क्या बोलेंगे? विभज्योतकी क्षेत्र। क्लियर यहां तक? अब देखो, जब मेरिस्टेम का नाम आ जाता है तो हमें पता है कि प्लांट्स में विभज्योतक कोशिकाएं ही ऐसी कोशिकाएं हैं जो लगातार विभाजन करती है, और लगातार विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या बढ़ाती है। तो भाई जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो जड़ की क्या बढ़ेगी? साइज भी बढ़ेगी। तो कोई आप लोगों को पूछे कि प्लांट्स में डिवीजन करने वाली सेल्स कौन सी है, तो हम लोग बोलेंगे कौन सी है? मेरिस्टेमेटिक जोन।
ये सब टर्मिनल एरिया है। कौन सा एरिया है? सब टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल किनारे के ऊपर तो क्या पाया जा रहा है? रूट कैप, और रूट कैप के जस्ट पीछे पाए जाने वाला एरिया कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक जोन। रूट अपेक्स भी बोलते हैं इसे, और इसे सब टर्मिनल एरिया भी बोलते हैं। याद रखना कि इसी पार्ट में सेल्स डिवीजन होती है, यानी कोशिका विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? कोशिका विभाजन होता है। फिर मेरिस्टेमेटिक जोन के पीछे की साइड में ये वाला जो जोन है वो है इलोंगेशन वाला। क्या है? इलोंगेशन। क्या होता है इलोंगेशन? इलोंगेशन का मतलब होता है दीर्घीकरण। क्या करण? दीर्घीकरण। देखो नाम से ही पता चल रहा है दीर्घीकरण यानी दीर्घ होना, लंबा होना। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन था जिसमें कोशिकाएं विभाजित हुई, तो कोशिकाएं विभाजित हुई तो नई कोशिकाएं बनी। उन कोशिकाएं, वो जो कोशिकाएं हैं वो अपनी अब लंबाई में वृद्धि करेगी। अपनी किसमें वृद्धि करेगी? लंबाई में वृद्धि करेगी। और वृद्धि कहां पर करेगी? इलोंगेशन जोन में। क्लियर? यहां तक कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। चौथे नंबर वाला कौन सा है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जब ये कोशिकाएं यहां अपनी लंबाई में क्या कर लेती है? वृद्धि कर लेती है, तो फिर उनमें सुबेरीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी सुबेरीन का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। सुबेरीन का जमाव होने की वजह से वो मैच्योर हो जाती है। क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। तो ये वाला जोन है मैच्योरेशन जोन। कौन सा जोन है? मैच्योरेशन जोन या परिपक्वन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? परिपक्वन क्षेत्र। क्लियर? और यही जो है परिपक्वन क्षेत्र है, यहां से पतली पतली क्या निकलती है? संरचनाएं निकलती है। क्या निकलती है? यहां से पतली पतली स्ट्रक्चर निकलती है, धागे के समान संरचना निकलती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। क्योंकि ये कहां से निकली? रूट से निकली ये हेयर, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं? मूल रोम। तो आप लोगों ने देखा डायग्राम। डायग्राम को जो जड़ है उसको हम लोगों ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, मैच्योरेशन जोन और रूट हेयर, मूल रोम। एक बार मैं वापस से इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले नंबर पे अपन बात करें, यदि पहले नंबर वाला पार्ट है रूट कैप वाला पार्ट। कौन सा वाला का? रूट कैप वाला पार्ट। तो रूट कैप का कार्य क्या है? तो हम कहेंगे कि ये जड़ को घर्षण से बचाता है। किससे बचाता है? घर्षण से बचाता है। क्लियर? नंबर 2 पर हम लोग बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन की। मेरिस्टेमेटिक जोन की, या हम लोग बोल सकते हैं विभजोतक क्षेत्र की। तो कहां पाया जाता है? रूट कैप के जस्ट पीछे की साइड में पाए जाने वाला क्षेत्र है, जहां लगातार कोशिकाएं क्या होती रहती है? विभाजित होती रहती है। वह कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्लियर? फिर नंबर 3 के ऊपर आता है इलोंगेशन जोन। कौन सा जोन? इलोंगेशन जोन। तो हम क्या कहेंगे कि विभजोतक क्षेत्र में जो कोशिकाएं बनी हैं, कौन से क्षेत्र में? विभजोतक क्षेत्र में जो कोशिकाएं बनी हैं, नई कोशिकाएं जो बनी हैं, वो अपनी लंबाई में वृद्धि करती है। वो अपनी लंबाई में या अपना क्या करती है? दीर्घीकरण करती है। क्या करती है? दीर्घीकरण करती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कौन सा है? चौथे नंबर पे आता है मैच्योरेशन जोन। कौन सा जोन? मैच्योरेशन जोन। यानी हिंदी में अपन लोग बोल सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र? परिपक्व क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? परिपक्व क्षेत्र। तो इसमें क्या होगा? देखो, इसमें लिग्निफिकेशन होगा। लिग्निफिकेशन का मतलब क्या है? कि लिग्निन का जमाव हो जाएगा कोशिकाओं के चारों तरफ। किसका जमाव हो जाएगा? लिग्निन का। एक होता है यहां पर सुबेरिजेशन, यानी किसका निर्माण हो जाएगा? सुबेरिन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? सुबेरिन। तो जब इस वाले पार्ट में, मैच्योरेशन वाले पार्ट में, यहां पर किसका जमाव हुआ? लिग्निन का और सुबेरिन का। तो इनका जमाव हो गया, तो हम कह सकते हैं
कि जो परिपक्वन क्षेत्र वाली कोशिकाएं हैं, कौन से क्षेत्र वाली, परिपक्वन क्षेत्र वाली कोशिकाएं हैं, वहां कौन सी क्रिया कभी भी नहीं हो सकती, जल अवशोषण की क्रिया कभी भी नहीं हो सकती। और लास्ट जो है वो है रूट हेयर। क्या है? रूट हेयर। ये रूट हेयर यहीं से निकलते हैं, मैच्योरेशन जोन से ही निकलते हैं, पतली संरचना है। और रूट हेयर का काम है वाटर का अब्सॉर्बिंग करना या जल का क्या करना, अवशोषण करना। तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट के बारे में हम लोगों ने यहां भी बात कर ली, अवशोषण वाले में भी बात कर ली। और इसी पार्ट की बात हम लोग कब करेंगे? जब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे परिपक्वन होता है। तो हम जड़ों की जब बात करेंगे कि जड़ अपनी लंबाई में वृद्धि कैसी करती है। अच्छा, एक बात याद रखना कि बोले सर ये मेरिस्टेमेटिक विभजोतक कोशिकाएं जड़ों में है तो जड़ ही वृद्धि कर रही है, फिर ऊपर वाला पार्ट कैसे वृद्धि करेगा? तो याद रखना कि पादप के शीर्ष भाग में भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है, विभजोतक कोशिकाएं पाई जाती है, जो लगातार विभाजन करते हुए क्या करती है, तने की मोटाई में भी वृद्धि करती है और उसकी लंबाई में भी वृद्धि करती है। तो वो जो ग्रोथ होगी, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, वो हम लोगों ने लास्ट 11th में हम लोगों ने उसको अच्छे से देख लिया था। फिर भी मैं एक बार आपको पुनः बता दूंगा कि जो प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि है वो कैसे होती है, उनके लिए कौन सा मेरिस्टेमिक जोन जिम्मेदार है। क्योंकि हम पढ़ेंगे कि शीर्षस्थ भी होता है, पार्श्व विभजोतक भी होता है और अंतर्वेशी भी होता है, 3 प्रकार के पढ़ेंगे। अभी केवल हमें यह समझना था कि जो रूट सिस्टम होता है, पादप का जो मूल तंत्र होता है, वो किस प्रकार से जल को अवशोषित करता है। तो किस प्रकार से जल को अवशोषित करता है वो तो हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव अब्सॉर्बिंग में, सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण में। अभी मैंने आप लोगों को केवल और केवल रूट सिस्टम के पार्ट बताए हैं कि मूल तंत्र के कौन कौन से भाग हैं और मूल तंत्र का कौन सा भाग जो है जल का अवशोषण करता है। तो याद रखना कि मूल तंत्र का कौन सा भाग, ये रूट हेयर वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? रूट हेयर वाला पार्ट क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे एक्टिव और पैसिव अब्सॉर्बिंग के बारे में कि सक्रिय व निष्क्रिय जल का अवशोषण कैसे होता है। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, या फिर आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।